हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आपको इम्पोर्टेंट 10 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो 10 प्रश्नों को आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार शेयर कर लेंगे आप लोग और लाइक भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी से जरूरी है। अनिवार्य किसको बोलते हैं? जो जरूरी से जरूरी अगर कोई चीज़ बन जाता है उसे हम अनिवार्य बोलने लगते हैं। यानी जीवों के लिए जो जनन है वह क्यों अनिवार्य है। तो लिखना है जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण अक्षर है। जनन जो है जीवों का, सभी जीव जनन करते हैं, चाहे वो पक्षी हो, कीट पतंगे हो, आदमी हो, सभी जनन करते हैं। बिना जनन के अगर समझ लीजिए जाति वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, संतान बन ही नहीं सकता बिना जनन किए। यानी आप देखिए कितने जनसंख्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी कि सभी का जो जितने पशु पक्षी है, जो संख्या कैसे बढ़ता है, जब जनन करते हैं उसके बाद संख्या बढ़ता है। तो जनन करना महत्वपूर्ण लक्षण है सभी जीवों का। और यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इसके जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। यानी कि वो जीव का अस्तित्व रहता है। क्योंकि क्या होता है कि आदमी मरते जाता है और फिर अगर छोटा जो नहीं होगा, यानी कि उसका भी कोई बच्चा नहीं होगा, तो वो कैसे उस जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जनन जीवों का अमरत्व भी सहायक होता है। जनन जो होगा वह जीवों का एक अमरत्व के साथ है। यानी कि जब जीवों का मृत्यु भी नहीं हो सकता, जीव का यानी आदमी का मृत्यु हो रहा है ना, उसके वंश का एक न एक तो रह जाता है। जब उसका वो जनन किया, फिर उसका संतान बना, फिर वो जनन किया, इस प्रकार चलता रहता है। प्राकृतिक मृत्यु वे जीर्णता के कारण होने वाले जीवहांस की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। नहीं बैठेगी, मर जाएगा आदमी, जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। जनन जो है वह जीवों के लिए अनिवार्य है। राइबोसोम पर टिप्पणी लिखिए। ये सब जो प्रश्न होगा आपको सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटीनों के संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन संख्या में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्रोमोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है। राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए के साथ जुड़ा रहता है जिसमें विशेष प्रोटीनों के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार क्या कर जाता है, क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए के साथ संलग्न रहता है। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है तथा लिपिड के अपचायी क्रियाओं में भी ये क्या करता है, सहायता करता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको याद रखना चाहिए। किशोर चरण देखिए, ये सब जो प्रश्न है ना आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। इसमें देखते हैं कोई बुक से भी आप खोजेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब सवाल इसी प्रकार का सवाल जो होता है, जो कहीं नहीं सवाल मिलता है वो मिलता है आपको परीक्षा में। जो सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ना, वो कहाँ मिलेगा आपको, वो आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। ये तो बात आपको फिक्स है। किशोर चरण जो होता है ये जुवेनाइल फेज से क्या होता है, तो सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व, सभी जीवधारी जो क्या होता है परिपक्व, यानी कि जो संतान पैदा करने में जो सक्षम, परिपक्व होने से पूर्व दिन पहले एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर पाते हैं। जनन करेंगे, इससे पहले जनन नहीं कर पाते। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण कहते हैं। यानी कि एक होता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एक यौनावस्था। यानी जो बच्चा होता है उसको हम बाल्यावस्था करते हैं, और जो किशोरावस्था, यौनावस्था और बाल्यावस्था जो बीच का जो होता है किशोरावस्था, उसमें क्या होता है, ना कोई बच्चा होता है और ना कोई जवान होता है, ना कोई बूढ़ा होता है। यानी वो ऐसा अवस्था होता है। इस अवस्था को प्राणियों में किशोराचरण या किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। पौधों में कायिक अवस्था यानी वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में हो सकती है। जैसे जो आपको क्या होता था, सुबह 15-16 इसकी उम्र में किशोरावस्था हो सकता है। आइए अगला प्रश्न पर। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। एक सेब है, हम उसको आभासी फल क्यों कहेंगे। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, बताना है आपको। एक सेब को हम आभासी फल आखिर कहते क्यों हैं, तो एक सेब को आभासी फल कहते हैं क्योंकि यह अंडाशय की जगह पुष्पासन से विकसित होता है।
यह अंडाशय जो अंडा है इसके जो ये पुष्प से यानी कि वो फूल है इसका जो पुष्प है इससे विकसित हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको आभासी फल कहेंगे। इसको आभास किया जा सकता है, जैसे फूल को सुगंध किया जा सकता है यानी कि सूंघा जा सकता है, इसीलिए इसको आभास किया जा सकता है, आभासी फल कहते हैं। पुष्प में अंडाशय फल की रचना करता है। एक सेब को जो क्या करता है, पुष्प में जो अंडाशय होता है वो फल की रचना करता है। अगला प्रश्न, विपोषण से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश का निष्कासन विपुंसन कहलाता है। एक पादप प्रजनन इसका उपयोग इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाने के लिए करता है। यह कृत्रिम संकरीकरण में उपयोगी है जहाँ अपेक्षित परागकणों का आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, पूरा क्लियर है ना? आगे बढ़िए। जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए, जनन स्वास्थ्य को उन पहलुओं को बताना है जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी इन पहलुओं को आजकल का जो क्या है गवर्नमेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए। जनन स्वास्थ्य के वे पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो इस प्रकार है। सबसे पहला, लोगों के बीच सुरक्षित और स्वच्छ क्या है, लोगों के बीच सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोग उपलब्ध जन्म नियंत्रण विकल्पों, गर्भवती माताओं की देखभाल, किशोरावस्था के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यानी कि बहुत सारे क्या होता है, यानी जनन करते कहते उनको क्या होता है, यौन से रोग का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है उनको। बहुत सारे क्या करता है कि वह जनन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि इससे क्या वो संबंध बनाते समय क्या करते हैं कि वे बहुत सारे रोग का शिकार बन जाते हैं। तो ये भी जो एक होना चाहिए, इसके बारे में जागरूकता पैदा होना चाहिए, आदमी को पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को देखभाल करना चाहिए, किशोरावस्था के बारे में भी जागरूक होना चाहिए, किशोरावस्था क्या होता है। इसमें आपको हम पहले बताए भी हुए थे अभी कुछ देर पहले, तो वो एग्जाम में आएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे भी सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधी समस्याएं, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता के देखना चाहिए। यानी कि ये सब जो होते हैं ये संबंधित समस्या जैसे बंध्यता से हो गया, ये सब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सब उपाय है। आगे बढ़िए, आगे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या विस्फोट के कारण पूछा जा सकता है, तो बताना है इसका निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। ये जो जनसंख्या विस्फोट का जो कारण, जनसंख्या दर में तीव्र गिरावट, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी और जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, ये सब है। ये तो आसान है, लिख दीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। क्या जो गर्भ निरोधक जो गोली होती है, अभी गर्भ निरोधक के लिए बहुत सारी तकनीकी होती है, उसका उपयोग करना क्या है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ लिखना कि हाँ, गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है क्योंकि तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में ये सहायक होता है, ये बहुत सहायक होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2 पैदा करो, 4 कर लिए, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, इससे तो होगा ही। यह कामेक्षा प्रेरणा मैथुन में बाधक नहीं होता है। वे अवांछित गर्भधारण को रोकने और यौन संचारित रोग को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। ये सब सहायक होता है। तो बहुत सारे गर्भ निरोधक जो गोली भी आज के बाद माला डी, कॉपर टी, ये सब हो सकता है, या फिर बहुत सारे तरीके हैं जिसके क्या होता है गर्भ निरोधक को नियंत्रित, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? किसी व्यक्ति को यौन संचारित जो रोग हो जाते हैं उससे संपर्क में बचने के लिए कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन सा उपाय है जिसको अपनाना चाहिए? तो किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, इसके कारण आपको बहुत सारे रोगों को फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारे रोग, ज़्यादातर इसमें एड्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कोई भी अनजान व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो बॉय, किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो बहुत सारे रोगों को देखना पड़ सकता है। और मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये कोई जो व्यक्ति है जो अगर संबंध बनाते हैं मैथुन समय क्या कंडोम का उपयोग करना बहुत अनिवार्य है। आजकल के जो लड़के लड़कियाँ ऐसा समझते नहीं है कि इसको हम बहुत कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरत नहीं, तो बहुत सारे जो रोगों का उसको सामना करना पड़ सकता है। और किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी लड़का हो लड़की को संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जो एड्स को होते हैं शिकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करें। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को व्याख्या करना है। तो देखना प्रभाविता के नियम के अनुसार
जब तक जीव में 2 जीन उपस्थित रहते हैं वे प्रभावी जीन अपनी अभिव्यक्ति स्वयं करता है तथा अप्रभावी जीन अपना प्रभाव प्रकट करने में असमर्थ रहता है। जब किन्हीं 2 जीवों के बीच एक ही समय में एकल विपरीत लक्षण को लेकर परागण का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहा जाता है। क्या कहता है? उसे हम एक संकर क्रॉस कहा जाता है। तो आज बस इतना ही। देख लीजिए, ये जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था जो आपको बता दिए। तो ये सब प्रश्न को आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है ये ना, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, इतना आपको कन्फर्म है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं।